मेरी ऊंचाइयों को देख के हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पैरों के छालों को नहीं देखा। इनसाइटर्स लव यू जिंदगी। पर आज हम बात करने वाले हैं अनीता जी से। इन्होंने ना सिर्फ चाइल्ड, विमेन, एनवायरनमेंट और पता नहीं कितने कितने सेक्टर्स पर वर्क करा है। चलिए बात करते हैं आज। नमस्ते। नमस्कार। आप आई मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग आज जैसे कि बात करने वाले हैं, आपका ज़्यादातर जो मेन वर्क है वो बच्चों के लिए है और विमेन के राइट्स के ऊपर है। पर पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो सोच, जनहित फाउंडेशन की जो सोच या जो आपने ये नींव रखने का सोचा, वो सोच या इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? एक्चुअली जनहित फाउंडेशन 1998 से काम कर रहा है। इसमें सबसे इसके जो फाउंडर डायरेक्टर थे डॉक्टर अनिल राणा, उनका एक मिशन था कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ मैं कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और तब से 1998 से जनहित फाउंडेशन में काम। तो ये जो 24 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सीखी भी होंगी, जो आपको ऐसा लगा होगा कि स्ट्रगल एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आने के बाद लोगों ने ये तो कहा होगा कि आप इतनी ऊंचाई पे आ गई हैं, कांग्रेचुलेशंस। पर क्या कभी किसी ने ऐसे आपसे पूछा कि कैसे कैसे आई, वो सफ़र कैसा? हाँ, ये सफ़र क्योंकि जब 1998 में ऑर्गेनाइजेशन बना था, तब उसमें इसके जो डायरेक्टर थे, फाउंडर डायरेक्टर हमारे हस्बैंड डॉक्टर अनिल राणा काम कर रहे थे। बट उसमें 2008 में उनको जब हार्ट अटैक हुआ और उनका जब डेथ हो गई, उसके बाद, क्योंकि उससे पहले मैं एकदम हाउसवाइफ के रूप में काम कर रही थी, 2008 में मैंने इस सेक्टर में आकर काम करना शुरू किया। क्योंकि उससे पहले हम इनडायरेक्टली थोड़ा काम कर रहे थे, बट घर से कर रहे, सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि एक हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो पीछे से हम उनको पूरा सपोर्ट दे रहे थे। बट 2008 में जब हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद हमें लगा कि उनके इतना जो उसमें संघर्ष उन्होंने किया है, उनके सपने को पूरा करने के लिए हमको इसमें आना चाहिए। और जिस दिन मेरे हस्बैंड की 13वीं थी, उसी दिन मैंने इस काम को शुरू करने का निर्णय लिया। और जब कोई महिला बाहर निकल के काम करती है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। उसमें अपने आप को, सबसे पहले आप सोसाइटी में जब काम करने निकले, उस काम की आपको समझ नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे जिस समाज के लिए काम करता था, वहाँ पर समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मैम, जो आपने जब ये स्टार्ट करा, तो आपने जैसे बताया कि कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, अचानक ही सब कुछ हुआ, आप अचानक से इसमें सेक्टर में आई, आपने काम करना शुरू करा बिना किसी समझ के, बिना किसी नॉलेज के, पर आपने फिर भी काम स्टार्ट करा। तो वो जो बिना कुछ प्लान करे आपने जो कदम रखा, तो वो कैसा रहा था? वो बड़ा, जब अचानक से जब हम इसमें आए फील्ड में, तो मुझे लगा चुनौतियाँ तो बहुत हैं, पर क्योंकि हमने खुद से अपने हस्बैंड की डेथ के बाद एक मन में एक सोच ही रखी थी कि हम अपने हस्बैंड के सपने को पूरा करेंगे। और क्योंकि हमारे हस्बैंड और हमारी लव मैरिज भी थी, लव कम अरेंज मैरिज, तो एक मन में था कि क्योंकि वो मेरे टीचर भी थे, वो मेरे गाइड भी थे, वो मेरे गुरु भी थे, मेरे दोस्त भी थे। मतलब एक ओवरऑल एक ऐसा रिलेशन था जहाँ हम एक दूसरे के मन की बात को समझते थे, बिना कहे जानते थे। ऐसे रिश्ते में अगर आपका जीवन साथी साथ छोड़ जाता है, तो आपके सामने उसको खोने का एक दर्द भी होता है, उसके सपने को पूरा करने की एक सामने चुनौती भी होती है, समाज से लड़ने की एक अलग तरह की चुनौती होती है। चैलेंजेस बहुत थे, बट धीरे धीरे कोशिश करते रहे। और मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम, जो इस सफ़र में, जो इतना बड़ा सफ़र आपका रहा, तो इसमें क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे पता है आपका सरनेम है राणा, तो आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से हैं। हाँ, जाट कम्युनिटी से थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ ऐसा काम भी नहीं करा था, हम बाहर जाके काम करते भी नहीं थे, और थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है।
और एनजीओ सेक्टर, मतलब आप टीचिंग में हो, बैंक में हो, वो चलता है, बट इस सेक्टर में महिलाओं के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो वो आपने कैसे कॉन्कर करी, उन पर कैसे विजय पाई? क्योंकि चुनौतियों से देखिए, बहुत बार ऐसा भी हुआ जिस काम को मैं करने चली मुझे पहले उसमें सफलताएं नहीं मिलती हैं, मुश्किलें भी आई कुछ। हमने ऐसे, हमारे भी कुछ ऐसे वेल विशर थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें इसमें राह भी दिखाई, उन्होंने बताया कि नहीं इस काम को कैसे करना है, तो हमने उनसे सीखा। और मुझे लगता है सीखने के लिए कभी कोई उम्र की सीमा नहीं होती, एक लर्निंग प्रोसेस। जब मैं आई थी, मुझे मीन्स इसमें मैं कोई दो राय नहीं है कि जब मैं आई थी मुझे इस फील्ड में कुछ नॉलेज नहीं था, मैं इवन कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं जानती थी, बट मैंने आने के बाद सीखा, मैंने अपने बच्चों से सीखा, और ऐसे कुछ अपनी फ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और जब उनकी इस तरह की प्रेरणा मेरे को मिलती रही कि आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, तो जब आप इस तरह के मोड़ में होते हैं, जब आप संघर्ष में होते हैं, डावाडोल स्थिति में होते हैं, अगर आपके कंधे पर कोई एक ऐसा व्यक्ति, आपका दोस्त या आपके कोई भी वेल विशर, फैमिली, कोई भी आपको हाथ रखे गए, हिम्मत ना हारो, हम आपके साथ हैं, ये दो शब्द ही बहुत होते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे कुछ हमारी भी ज़िंदगी में रहा, और हमारी उन फ्रेंड्स ने बड़ा हमारा सहयोग दिया। जो आप आगे बढ़ती जा रही हैं और इतने ऊंचे सफ़र पे, मतलब इतने आगे तक निकल गई हैं और इतनी ऊंचाई आपने हासिल कर ली है, न्यूज़ में आप बनी रहती हैं, आए दिन हम सुनते हैं कि आज जनहित फाउंडेशन यहाँ पर दिखा, आज जनहित फाउंडेशन मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, आज खाना, लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रहा था, या किसी को रेस्क्यू कर रहा था, बच्चों को घर तक पहुँचाए हैं। तो मैम, इतनी ऊंचाई पे पहुँचने के बाद भी अक्सर हम देखते हैं कि इंसान अपनी ज़मीन को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम जहाँ से आए हैं हमारे कदम वहीं रहेंगे, तो नीचे देखना भूल जाते हैं। तो आपने उस चीज़ को कैसे मेंटेन रखा? आप अभी तक कैसे डाउन टू अर्थ हैं? मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। मैं आज भी उस अनीता राणा को नहीं भूलती हूँ जो मैं 2008 में मैंने काम करना शुरू किया था। मैं चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुँच जाऊँ, मैं अपने धरातल से जुड़े रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी रूट्स के साथ जुड़ा रहता है, उसके अंदर वो चाहे कितनी बड़ी आंधी तूफान है उनसे गिरता नहीं है, तो उस मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, और मन में एक रहता है कि आप ज़मीन पे रहकर काम करेंगे, लोगों के बीच में रह के काम करेंगे, सिंप्लिसिटी के साथ आप रहेंगे, वो ज़्यादा मुझे सूटेबल करता है। क्योंकि मैं उससे ज़्यादा मैं बढ़ना भी चाहूँ तो मुझे बन नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो फील ही नहीं आती। मुझे लगता है कि मैं इतने, मेरा जो लक्ष्य है वो इतना एक बहुत पाक है, बहुत एक, मुझे बच्चों के साथ जो मैं काम करती हूँ, और न जाने इतने बच्चों को माँ बाप से अब तक हम मिलवा चुके हैं, तो वो वहाँ पर ना मुझे एक पैशन है कि मैं वो आना भी चाहूँ, उस फ्रेम में मैं आ ही नहीं सकती हूँ। और मेरे को ऐसे जब कोई बच्चा मिल जाता है उसके साथ एक मदर की तरह मैं बात करूँ, और उसके घर का पता ढूंढते हैं, तो इमोशंस के जब जुड़े थे, ये काम वाकई में आप जब तक भावनात्मक रूप से इस कार्य में नहीं आप जुड़ेंगे, आप उसको इतना 100% नहीं दे पाएंगे। कल भी मेरे पास एक बच्चा मिसिंग आया, वो कहीं बाहर का था, तो हमें उसके साथ इतना एक इमोशनली फैमिली की तरह से उसको ट्रीट करते हैं, तो ये वाली चीज़ है ना, तो आपके उस फ्रेम से हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये जो चाइल्ड लाइन से किसी इंसिडेंट की वजह से जुड़ी थी या फिर ऐसे ही जुड़ी हैं? नहीं, चाइल्ड लाइन ने के साथ ऐसे नहीं। 2007 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अपना अलग अलग जगह पर पार्टनर्स को सर्च कर रही थी, तो हमारे पास भी मेरठ में जब आया, तो उसमें मेरठ में हम लोगों के पास उस तब तक फ्रैंकली हम बच्चों के साथ काम नहीं करते। हमारा जो फोकस एरिया था एनवायरनमेंट है, वाटर कंजर्वेशन, इन इश्यूज़ पर हम लोग काम करते थे। तो उन्हें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की तलाश थी कि जो एक अपनी कम्युनिटी के बीच में उसकी अच्छी पकड़ हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका लिंकेज अच्छा हो, जो काम कर पाए, और उन सारे पैरामीटर्स पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही पाया गया। अभी हाल ही में आपने एक छोटी सी बच्ची को भी रेस्क्यू करा था जो कूड़े में से मिली थी। अभी हमें ये बच्ची मिली थी, मेरठ में मिली थी, और छोटी सी बच्ची थी, को उसे छोड़ गया था, तो वो हमारे पास भी 4-5 दिन रही, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट हुआ, पुलिस के पास भी हो रहे, तो बच्ची, पुलिस ने उसको काफ़ी हेल्प किया और चाइल्ड ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और बड़ा अच्छा लगा मुझे उस बच्ची के लिए कुछ कर पाना। उसको एक जब आप एक मदर हैं, एक महिला भी हैं, एक माँ भी हैं, बहन भी हैं, तो एक वो जो फीलिंग आती है छोटे बच्चे को देख करके, मुझे भी लगा कि
इसको कुछ समय जब हमारे पास है इसको पूरा अच्छे से केयर टेकिंग होनी चाहिए। कुछ पल मैंने जैसे अपने छोटे बच्चे थे तब उनके साथ प्यार से रहे, तो कुछ समय बिताने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और अब वो बच्ची एकदम स्वस्थ होकर अपने उसको हमने होम में शिफ्ट कर दिया था। और मैं सभी इस तरह के लोगों से मैं अपील करूँगी इस तरह बच्चों को ना छोड़ें, और अगर आपको लगता है सड़क पर ना छोड़ें, अगर ऐसा तो जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे पालना घर या जो बनाए गए वहाँ पर छोड़ दें, तो कम से कम उन बच्चों के साथ कोई अनहोनी नहीं हो पाएगी, है ना। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि अभी हाल ही कल परसों में या हाल ही में आपने एक दो चाइल्ड मैरिजेज रोकी, ठीक है, और आप ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आपको लिटरली लड़ने जाना पड़ता है कि आप किसी के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जब बच्चों को मिलवाते हैं आप, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी ऐसी साधनों को जोड़ना पड़ता होगा, ठीक है। तो जैसे कि चाइल्ड मैरिज और ये सब होता है, तो जब आप वहाँ जाती हैं रोकने, वो साहस कैसे जुटाती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग उनके अकॉर्डिंगली वो सही है। एक्चुअली ये जो लोग बाल विवाह जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवारों के पास शिक्षा का अभाव है, कहीं उन्हें एजुकेशन नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि 18 साल तक की बच्ची का विवाह नहीं करना चाहिए। 21 साल लड़के की आयु और 18 साल लड़की की आयु है, इसके बाद ही विवाह करें। तो या तो अनजाने में वही कदम उठा पाते हैं, और हम उनको जाके समझाते हैं, हमारा काम है। अगर हमें शादी से पहले पता लग जाता है, हम पहले ही परिवार के पास जाके बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं। पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिस दिन शादी है उसी दिन कॉल आता है। अभी इस कोरोना की बात करें तो लास्ट कोरोना से लेकर के 2020 से लेकर अब तक हम लोग 32 चाइल्ड मैरिज रुकवा चुके हैं। 32 चाइल्ड मैरिज हम रुकवा चुके हैं, जो कि केस रजिस्टर्ड हुए। अब अनरजिस्टर्ड है, जिस किसी की हमें सूचना ही नहीं मिली, वो अलग बात है। पर हमारे पास जो भी कॉल आती है, हमारी टीम उस पर काम करती है। कोरोना काल में जब हम लोग सब अपने अपने घर में, लॉकडाउन के समय कि लॉकडाउन चल रहा है, हम अपने घर में थे, सब लोग कैसे भी करके बस अपने घर के 4 दीवारियों में थे, वो निकल नहीं रहे थे। उस समय भी आप लोगों की मदद कर रही थी। आपने N95 वाले मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे वो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ हो, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिनके पास जॉब नहीं रही है, आप उन्हें चाहे किसी भी तरीके की मदद देने में आगे थी, ठीक है। चाहे वो आपका कुछ भी बात हो, आप न्यूज़ में ये दी कि आज आपने ये वाला कैंपेन करा है, आज आपने यहाँ खाना कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करवाया, यहाँ मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं, यहाँ लोगों की मदद करी है, मेडिकल एड दिया है। तो ये सब करते समय जब हम सबको पता है कि कोरोना इतनी घातक बीमारी है और वो फैल रहा है, पीक पर है, आपको कभी नहीं लगा कि अगर मुझे हो गया तो? नहीं, देखिए, कोरोना से तो हर व्यक्ति डर रहा था, क्योंकि मैंने अपना समय रहते ही मैंने पहला वैक्सीनेशन और मैंने अपना दूसरा वैक्सीनेशन करवा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो हमारे अंदर समाज सेविका का वो जो कीड़ा है वो हम रुकने वाले नहीं हैं। तो समय से हमने अपना वो ट्रीटमेंट ले लिया था, और डबल मास्क का प्रयोग किया, हाथों को सैनिटाइज करते रहे, जितने भी सुरक्षा की कवच था उसको अपनाते हुए मुझे लगा कि यह वो समय है जिसमें हमें निकल के बाहर लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे लगातार हमारे पास कि खाना नहीं है घर में 1098 पर, तो हम लोगों ने उन बच्चों तक राशन पहुंचाया। अभी हम लोगों ने इस कोरोना काल में हम लोग 1500 के करीब बच्चों को हम राशन दे पाए, और मुहिम जारी है। बाल विवाह की काफ़ी सूचनाएँ आई, तो उसमें भी मुझे लगा कि हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। आपका जो ये सफ़र रहा, एक गृहिणी से एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक एक्टिव वर्कर, ठीक है, सोशल वर्कर आई शुड से, एक कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट, बच्चों को बचाना है और आपके जितने भी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं वो सब करना, और फिर उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ रहना। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, एक तो आपके ऊपर एक शॉर्ट मूवी भी बन रही है, द टेल ऑफ करेज, तो वो टेल ऑफ करेज के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है, हमारे परिचित है, उन्होंने मेरे शुरू से हमारे संघर्ष को देखा, और वो मुजफ्फरनगर में थे। उन्होंने हमेशा से जब देखा तो वो चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी का जो भी स्ट्रगल है, जो भी संघर्ष है, आपने कैसे आगे बाहर निकल के काम किया, अपनी पहचान। देखिए, आप अपने नाम, अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है। आपको लोग आपके काम से जाने, ये बहुत मुश्किल काम होता है। आपको पहले अपने काम को करना होगा निस्वार्थ भाव से।
जब आप ये करते हैं तो ऐसा ही उन्होंने भी मेरे काम को देखा, कई सारे मीटिंग में बात हुई अपनी, उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनाना चाहता हूँ, जिससे और ऐसी महिलाएं जो कहीं जिनके हस्बैंड चले जाते हैं और वो निराश हो जाती हैं, घर में बैठ जाती हैं, आप उनके लिए एक प्रेरणा के रूप में आपकी कहानी सुनकर तो आपको एक मोटिवेट होता है। मुझे लगता है मेरी अगर बात सुनने के बाद अगर एक भी व्यक्ति मेरी बात से प्रेरित होता है तो मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है कि सफल है। हाल ही में ऐसा भी कुछ हुआ है कि पावरफुल लेडीज, हाँ, कुछ समय पहले की बात है कि जो वोडाफोन फाउंडेशन है, वोडाफोन फाउंडेशन ने पूरे ऑल ओवर इंडिया देश की 60 सफल महिलाओं को लेकर एक बुक बनाया जिसका नाम था वुमेन ऑफ प्योर वंडर। उस बुक में उन्होंने शहनाज हुसैन, प्रिया दत्त, किरण मजूमदार, मेधा पाटेकर, इवन लक्ष्मी, जिस पर एसिड वाला फिल्म भी बना है, दीपिका पादुकोण जिस पे काम किया है, उन 60 सफल महिलाओं में हमारा भी नाम शामिल किया गया। और जब मेरे पास ये इनविटेशन आया, जब मेरे काम को शूट करने आए और जब मुझे दिल्ली इनविटेशन मिला, तो मतलब ये सारे नाम मैं अखबारों में या टीवी पर मैंने देखे थे, कभी मैं इनसे रूबरू नहीं हुई थी। बट जब मैंने अपने आप को उनके बीच में खड़े हुए पाया तो सच में एक सपना सा लगा, विश्वास नहीं हुआ कि हम एक मेहनत करते हुए आ रहे थे तो हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। और ऐसे प्रिया दत्त के साथ मुझे बॉम्बे में एक पैनल डिस्कशन में पार्ट लेने का मौका मिला। हर इंसान को बाहर से तो जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा अंदर ना वो वाला भी इंसान होता है उसके कहीं ना कहीं इंटरनल, कि हाँ मैं ना घर में बैठकर ऐसा करती हूँ, या फिर मैं एक छोटा सा बच्चा जो कहीं पर अंदर है, वो उसको ये चीज़ें पसंद हैं, वो चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो हम वो रैपिड फायर करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या क्या पता चलता है और आपके बारे में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट फूड जिसे देख खाए बिना रह नहीं सकती। देखिए, अगर सही कहें तो गर्मियों में तो आम, फलों का राजा आम, और वैसे ही बनाना बहुत पसंद है, और मैंगो। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप जब जाती हैं तो आपको लगता है बस अब मुझे यहीं पर रिलैक्स मिल रहा है, यही जन्नत है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो हम घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, कोई देहरादून जाता है, मसूरी जाता है, और मुझे अपने घर में सुकून, एक शांति के साथ बैठ के, मेरे लिए मेरा घर मेरी जन्नत है। एक ऐसा इंसान जिस पे आप हमेशा आंख बंद करके विश्वास कर सकती हैं कि बस मैंने इसको बोल दिया ना, अब सब ठीक ही होगा। आंख बंद करके विश्वास अगर कर सकते हैं, ईश्वर पर, उस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ। आंख बंद करके सब कुछ मैं उसके हवाले कर देती हूँ, जो वो करेगा अच्छा करेगा, और अब तक ऊपर वाले ने मुझे संभाला है, हमेशा वो मेरे साथ है। कोई ऐसा गाना या ऐसी धुन जो आप मन ही मन कभी कभी गुनगुनाती रहती हैं? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो हमेशा आपको एक संदेश दे जाते हैं। जैसे अभी मेरे माइंड में, देखिए आपने मुझे पहले नहीं बताया, माइंड में भी चल नहीं रहा, बहुत सारे गाने हैं ऐसे तो। और कभी कभी लता मंगेशकर के गाने मुझे सुनना बहुत पसंद है। जब आप कभी ऐसे बैठी होती हैं कि आराम से बैठी हूँ, या मुझसे कोई, सपोज आपसे कोई मिलने आने वाला है, आपको पता है मिलने आने वाला है, तो क्या आप ऐसे कुछ स्पेशल तैयारी करती हैं कि अच्छा आज मैं ये कुछ तैयारियाँ करके रखती हूँ? नहीं 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 नहीं, असल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आ रहा है मेरे घर में, मैं उसको जो मैं हूँ, जैसा मेरा अपना वो है, मैं वैसे रहूँ। वो आपका शोकेस का काम हम 1 दिन 2 दिन कर सकते हैं। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग घर में आते हैं, रहते हैं, बात करते हैं सब, तो जो खाना है जैसा है वैसे रखते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कोई फैमिली में कोई ऐसे स्पेशल गेस्ट आने वाले होते हैं जिसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करना ही होता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम ज़्यादातर अपने इंटरव्यूज़ में अपने गेस्ट से पूछते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो आप कहेंगी कि येस आई लव माई ज़िंदगी? आई लव माई ज़िंदगी, बस क्योंकि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं पाई हूँ कभी। मैं सच बताऊँ आपको कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत गर्मी की छुट्टियाँ हैं, घूमने चले गए, मेरा अगर देखा जाए, मेरा ये ऑफिस मेरा मंदिर है। मैं इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाती, और मेरा घर और ये 2 के अलावा बहुत कम, रेयरली होता है कि फ्रेंड्स के साथ चलो कभी कहीं घूमने चले गए। तो मैं आई लव माई ज़िंदगी, तो मेरे हस्बैंड का ये सपना ही, इसको ही मैं बहुत प्यार करती हूँ, और अपने बच्चों को। ये 2 चीज़ें मेरी बहुत ही मेरी प्यारी चीज़ें हैं, जिससे मैं चाहती हूँ, और मेरे फैमिली, और इनका बहुत सपोर्ट भी रहता है। और क्योंकि आप जब जिस चीज़ को बड़ी
शिद्दत से चाहते हो। तो मैं इस काम में बड़े मन से, शिद्दत से, और मेरे हस्बैंड के सपना जुड़ा हुआ है। तो जब आप किसी के सपने के साथ जीते हो तो वो आपका बहुत प्रिय होता है, बहुत आपके दिल के करीब होता है। और मैं इस सपने से कभी मैं कहीं और दूर जाना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, और मैं तब तक काम करती हूँ। और कभी कभी मैं सोचती भी हूँ बैठ बैठ के, न जाने ज़िंदगी कब आखिरी शाम आ जाए, तो कुछ समय का पता नहीं है। और जब तक मैं ज़िंदगी है, मैं यही काम करती रहूँ। मैं बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए मैं एक इतना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ कि जब हम इस दुनिया में ना भी रहें, लोग हमारे काम से हमें याद रखें। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि आज मैं जहाँ भी जाती हूँ, जब बात करती हूँ लोगों से, मेरे हस्बैंड के लेकर लोग बड़ा एक पॉजिटिव एक पर्सन के रूप में देखते हैं कि उन्होंने सोसाइटी के लिए एक एज अ प्रोफेसर अपनी नौकरी को छोड़ करके इतना काम करा। उनका एक पैशन था। मुझे लगता था कि जब उनका डेथ हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि उनके पास ऐसा लग रहा है कुछ समय कम था, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, और जो वो छूट गया काम, जो जब हम डिस्कस करते थे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और मेरे क्योंकि टीचर रहे हैं और मेरे गाइड वेल विशर तो थे ही, तो हम बहुत सारी बातें करते थे उनके साथ। देखिए हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सपने हम प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे सपने जब आदमी चला जाता है जीवन साथी, तो आपके ड्रीम बीच में ही छूट जाते हैं। पर मुझे लगता है कि नहीं, हमें वो सारे जो सपने थे जो हमने कभी देखे थे, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और कर भी रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ में जुड़ के काम करना। तो आपकी फाउंडेशन, आपके बच्चे, ये रीज़न है कि आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत मैं इसीलिए कहती हूँ, ईश्वर मुझे अभी थोड़ी सी, जैसे कभी कभी होता है कि कोरोना काल में तो सबको डर लग रहा था, हमें भी डर लग रहा था। मैं सोचती मैं इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ समाज के लिए अभी और काम करना चाहती हूँ। बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता ही जाता है।